This call is now being recorded. चलो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2025 का पेपर करेंगे अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 50 वेरिएंट 24। चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई ग्रुप 17 जो है नॉन मेटल्स हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ये सर पहला वो क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उसके लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये, सॉरी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। यानी वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, नहीं खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो खुद रिड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे और दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो लिखेंगे हैलोजन accept electrons from other or remove electrons from others। अब ये कह रहा है क्लोरीन और एल्युमिनियम मेटल की इक्वेशन लिखो, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा बेटा, इक्वेशन लिखने को कह रहा है बिटवीन एल्युमिनियम एंड क्लोरीन डेफिनेटली AlCl3 बनेगा, AlCl3। अब एक तरफ क्लोरीन 2 है और दूसरी तरफ क्लोरीन 3 है, तो हम दोनों को 6 बना सकते हैं। हमने खुद मजे से आराम से ये क्वेश्चन कर दी। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हीट्स इक्वल अमाउंट ऑफ I2 and hydrogen in a sealed flask. The student leaves the content to cool. State what you would observe during the reaction. हमें इक्वेशन जहन में आनी चाहिए। हाइड्रोजन डालेंगे, आयोडीन गैस डालेंगे, 2HI बन जाएगा। 2HI बन जाएगा। अच्छा, ये सब गैसेस हैं। तो बेटा जो बहुत ही प्रोमिनेंट चीज आएगी वो ये आएगी कि आयोडीन जो पर्पल गैस है वो डिसअपियर हो जाएगा, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। पर्पल गैस डिसअपियर्स, हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा। अच्छा जी, क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन ईच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव नाइट्रोजन एंड अ हाइड्रोजन हैलाइड। इक्वेशन आपको दे दी इसने। X may be chlorine or bromine. The relative bond strength of XX and HX determine the difference in enthalpy change of the two reaction. Describe and explain the difference in the XX bond strength of Cl2 and Br2.
देखिए बेटा, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। तो हमें मालूम है डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। तो हम लिखेंगे, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे डाउन द ग्रुप bond length increases। तो बी आर bond length is greater than CL। इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, बी आर बॉन्ड इज वीक is weaker than CL। यहां तक के तो बात समझ आती है। अब क्योंकि स्पेस भी हमारे पास है, तो हम बता सकते हैं कि लेस बॉन्ड लेंथ means overlapping of orbitals is less significant। बेटा ब्रोमीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है एज कंपेयर टू क्लोरीन। हमने ब्रोमीन के बारे में लिख रहे हैं। बेटा आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर, आ रही। देखिए मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, पूरा इस सवाल को देखिएगा। क्लोरीन ब्रोमीन कैन ईच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव N2 एंड हाइड्रोजन लाइट। ये कह रहा है रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ XS एंड HX डिटरमाइन द डिफरेंस एंथैल्पी चेंज ऑफ द टू रिएक्शन। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन XS बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो देखें, क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने लिखा डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस Br की। फिर मैंने लिखा ब्रोमीन की जो बॉन्ड है वो वीकर होगा क्लोरीन से। तो लेस बॉन्ड लेंथ मींस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज लेस सिग्निफिकेंट। बेटा मोर बॉन्ड लेंथ लिखना चाहिए ना बेटे। है बेटा, मोर बॉन्ड लेंथ होगा ना, मोर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होगी। बोलो बेटा, यही लिखना चाहिए ना। जी सर। चलिए अगला है, डिस्क्राइब द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ HCl एंड HBr। फिर देखेंगे वही चीज, ये है सर HCl। HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो ज्यादा हीट चाहिए होगी इसको। ये देखो, ये रहा HCl, ये है HBr। तो किसकी बॉन्ड लेंथ कम है? HCl। HCl की बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो थर्मली स्टेबल होगा। HCl is thermally stable than HBr because of
smaller bond length, smaller bond length, लाइन के नीचे नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए मैंने नीचे लिख गया हूं, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। चलिए बेटा, अब हम इसके थर्ड पार्ट में जा रहे हैं। डिफाइंड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, 2 मार्क के लिए। तो इट इज द इंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its element, from its element, from its element under standard state। आप कंडीशन भी लिख सकते हैं, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट्स और कंडीशंस। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, न्यूमेरिकल है इंथैल्पी चेंज का। आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। यूज द डेटा इन टेबल 1.1, कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अमोनिया। क्लोरीन और अमोनिया मिलाना है आपने, क्या बन रहा था क्लोरीन और अमोनिया को मिला के, नाइट्रोजन और HCl, नाइट्रोजन प्लस HCl, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, मेरे ख्याल में 6 आना चाहिए, 6 आएगा। इक्वेशन बैलेंस है, सिर्फ 3 लगाना होगा इधर, इक्वेशन बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 है, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है। आपको अमोनिया की फॉर्मेशन दी हुई है, यानी एरो अपवर्ड होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनाएगा। नाम रखेंगे इसका H1 माइनस 46। बताइए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से? जी सर। क्योंकि 2 अमोनिया बन रहे हैं। अगला आपको दिया हुआ है HCl, इसका नाम रखेंगे हम H2। ये दी हुई है -92। सर इसको 6 से क्या मल्टीप्लाई करना होगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको H3 निकालना है रिएक्शन। तो बताइए इसमें रिजल्टेंट कौन सा होगा? H2। H2। तो H2 इज इक्वल टू H1 प्लस H3। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। H2 की वैल्यू है -92 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू H1 है 2 मल्टीप्लाई बाय -46 प्लस H3। H3 इज इक्वल टू बेटा 92 मल्टीप्लाई बाय 6 -552। -552 46 मल्टीप्लाई बाय 2 92। 92। बताइए आंसर क्या आ रहा है? -460। -460 किलोजूल पर मोल। अगर आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि बगैर इंथैल्पी साइकिल के कर सकते हैं, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके कर सकते हैं। 1 नंबर मिलेगा आपको उस मेथडोलॉजी का, और 1 नंबर मिलेगा आपको इसका आंसर का। अगर आप करना चाहें तो दूसरा तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ।
डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में 6 HCl है और रिएक्टेंट में 2 अमोनिया है। बेटा फिर -460 ही आंसर आ रहा है। सर हाँ बेटा इसमें कोई उल्टा सा भी कब करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब करते हैं, कंबस्शन में और कंबशन में करेंगे और बॉन्ड एनर्जीज में करेंगे। ठीक है सर। अच्छा जी, इसका फिफ्थ पार्ट है I2 reacts with ammonia to form Ni3. Predict the shape of molecule of Ni3 and explain your answer. देखिए बेटा नाइट्रोजन, इधर देखिए मैं आपके सामने इसकी शक्ल बना रहा हूँ। नाइट्रोजन सर में नाइट्रोजन एक में लोन पर होगा। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे आयोडीन के साथ, और एक लोन पेयर आपके पास रहेगा। ये मैंने रफली डायग्राम बना ली है। अब मैं आपको ट्राइपॉड सिखाता बन हूँ। जाएगा, क्या बेटा? ट्राइपॉड बन जाएगा ना। हाँ ट्राइपॉड जैसे बनेगा, देखें ऐसे बनेगा, ठीक है। तो नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये ट्राइगोनल पिरामिड बन रहा है। ये देखें, ये रहा नाइट्रोजन, ये आपने आई के साथ बॉन्ड बनाया, ये आपने आई के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये शक्ल बन रही है, ठीक है। तो शक्ल का नाम है ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड या पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिड या पिरामिडल भी कह सकते हैं। ट्राइगोनल पिरामिड है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। लोन पे रिपल्जन बॉन्ड पे से ज्यादा होगी। जी, तो आप लिखेंगे बिकॉज it has 3 bond pair and 1 lone pair. अगला पॉइंट आप लिखेंगे, नंबर आपको मिल चुके हैं लेकिन एहतियातन लिख दें, क्या पता मार्किंग स्कीम में ये लिखा हो। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। कुछ पता नहीं है कौन सी किस चीज का मार्क्स है, किस चीज का मार्क नहीं है। अब ये लैब का जैसा क्वेश्चन है, बताइए सिल्वर डाला है तो सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। इधर देखें, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, इधर बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, इधर बनाएगा सिल्वर आयोडाइड। यहाँ क्रीम पीपीटी है, यहाँ आपके पास येलो पीपीटी होगी। अगले पार्ट में कह रहा है कि अगर आपने H2SO4 डाला, अगर आपने H2SO4 डाला है तो आपको वो इक्वेशन याद होगी कि NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है और NaHSO4 बनाता है। तो वाइट मिस्टी फ्यूम, वाइट मिस्टी फ्यूम आएंगे HCl के। सर यहाँ पे तो AgCl है ना। AgCl का तो खत्म हो गया ना बेटा, अब तो सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl का रिएक्शन है ना। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन करने जा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन है
ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, आपको मालूम होगा कि ये NaBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो मिलेगा NaHSO4 प्लस HBr। बेटा फिर ये HBr रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा बेटा, Br2 बनेगा, SO2 बनेगा और पानी बनेगा। तो बेटा इस वक्त आपको Br2 लिक्विड नजर आ रहा है, तो रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड। याद रखिएगा मैं आपको पेपर सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए ये इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखनी होगी। अब ये कह रहा है NaI के साथ ये किया तो क्या होगा, NaI के साथ किया तो क्या होगा, आइए नीचे NaI की इक्वेशन लिख लेते हैं। NaI और H2SO4 मिलाएंगे, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था 2 इक्वेशन याद करने का। एक बनेगा NaHSO4 और दूसरा बनेगा HI। एक स्टेप, दूसरे स्टेप में HI रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो मेरा बच्चा आपको मिलेगा H2S, H2S मिलेगी आपको, H2S मिलेगा, H2S मिलेगा आपको, I2 मिलेगा, H2S मिलेगा, I2 मिलेगा और पानी मिल जाएगा। अच्छा मैंने आपको कराया था इसकी 2 इक्वेशन होती हैं, दूसरी इक्वेशन में मैंने आपको बोला था H2SO4 खाली सल्फर भी मिल सकता है, I2 भी मिल सकता है और H2O। तो भाई ब्लैक सॉलिड मिल रहा है, ये है I2, हो जाएगा। ये बिल्कुल सल्फर। पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल, इतना डार्क पर्पल होता है कि ये ब्लैक नजर आता है, पर्पल ब्लैक होता है, पर्पल ब्लैक। ये आयोडीन हो गया, येलो सॉलिड हो जाएगा सल्फर, बेटा ये सल्फर हो जाएगा सल्फर, ये आयोडीन हो जाएगा आयोडीन। चाहे तो आप इसके फॉर्मूले लिख सकते हैं। अच्छा एफरवेसेंस आ रहे होंगे तो ना पानी के आएंगे, H2S के आएंगे, H2S के, हाइड्रोजन सल्फाइड, डी से लिखेंगे DE, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन द डिफरेंस। अच्छा अब आपको 2 सॉलिड दे रहा है ये MgCl2, MgCl2 आपको मालूम है ये आयनिक होता है, और दूसरा दे रहा है SiCl4, SiCl4 कोवेलेंट होता है, हमें मालूम है ये जॉइंट नहीं सिंपल मॉलिक्यूलर होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर होता है, ये जॉइंट होता है। अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड MgCl2 एंड ऑफ लिक्विड SiCl4। बात ही खत्म हो गई, दोनों ही लिक्विड हैं। रेफर टू बॉन्डिंग बतानी है, रेलिवेंट पार्टिकल बताने के आयंस होंगे क्या होंगे, तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट है बेटा MgCl2 में फ्री मूविंग आयंस होंगे। जी इस आयनिक, it has free moving cations Mg2 plus
and anion Cl माइनस। अच्छा क्या बताना है खाली? अच्छा बॉन्डिंग बताना है, ठीक है। तो हम यूँ लिखेंगे MgCl2 हैज, ionic bonding, बिल्कुल सही कहा, आयनिक बॉन्डिंग। It has free moving electrons, free moving ions। ठीक है जी। अब अगला है SiCl4। SiCl4 is covalent, has covalent bonding, covalent bonding। अच्छा कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री मूविंग आइंस, और फ्री मूविंग आइंस, फ्री मूविंग आइन। अच्छा जी। अब ये आपसे कह रहा है कि आप पानी में डालेंगे, इसकी पीएच बताएं। तो अगर आप MgCl2 को पानी में डालेंगे तो हमें मिलेगा HCl और MgOH2। तो मेरा बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। फिर 6.5 होगी। हाँ बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये न्यूट्रल पीएच आनी चाहिए, 7 पीएच आनी चाहिए। जरा गूगल कर लेना बेटा इसकी, ये MgCl2 को पानी में डालने से पीएच क्या आएगी? जी सर 7 आएगी। अच्छा SiCl4 को जब पानी में डालेंगे तो 4 HCl बनेंगे और SiO2 बनेगा। तो HCl की pH 2 होती है। अगर पानी डालेंगे ज़्यादा 4 हो जाएगी। यानी आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं 0 से लेके 4 तक, 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। मैंने याद कराई हुई थी 2, तो मैंने 2 लिख दिया आपको। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ये पहला क्वेश्चन हुआ है बेटा अभी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एल्युमिनियम ऑक्साइड इन पीरियड 3 से। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड आर बोथ used as reagent and catalyst. The melting point of Al2O3 is 20। ओहो इतना ज़्यादा मे भी पॉसिबल ये आयोनिक के इसलिए हुआ हो, जबकि P4O10 इसका 340 है। तो ये तो कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, सिंपल है, शायद इसलिए ये ऐसा हुआ हो। तो आइए इसको देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बेटा अगर कोई क्लास में आ रहा हो तो ले लेंगे बेटा। चलिए बेटा हम आगे करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड आयनिक होता है बेटा, जबकि जबकि आप P4O10 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इंतहाई खतरनाक स्ट्रक्चर बनेगा। मैं एक कोशिश करता हूं बनाने की बेटा। ये एक फॉस्फोरस है P4O10, ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है।
अब हर ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ जुड़ी होगी। याद नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं आपको। हर फॉस्फोरस में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा। हर फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया। हर फॉस्फोरस के साथ, अच्छा, हर फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होगी। हर फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? सर ये तो 7 ऑक्सीजन हो गए। चलिए मैं दोबारा बनाता हूं आपको। देखिए, ये फॉस्फोरस लिया, इसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर इसका डबल बॉन्ड। याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर वैसे ही अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मैं DI से आपको करा देता हूं बेटा। के इलेक्ट्रिक का निशान बनाएंगे, के इलेक्ट्रिक का निशान बनाएंगे, इधर फॉस्फोरस लिखेंगे, इधर ऑक्सीजन लिखेंगे, इधर फॉस्फोरस लिखेंगे, इधर ऑक्सीजन लिखेंगे, इधर फॉस्फोरस लिखेंगे, इधर ऑक्सीजन लिखेंगे। आप देखें DI से कितने मजे से काम होता है। हर फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O, हर फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O। अब आप क्या करेंगे, एक फॉस्फोरस ऊपर लिख के, ये देखें डबल बॉन्ड O, इसका O, इसका P, इसका O, इसका P, इसका O, इसका P। अब गिन लीजिए सही है कि नहीं सही है। जी सर अब सही है। ये याद नहीं करना, बस मैंने पता नहीं क्यों बना दिया। चलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों है लिखेंगे। Al2O3 has ionic bonding, तीन मार्क का है, तो इसका मतलब है अगला पॉइंट लिखेंगे P4O10 has covalent bonding and simple molecular structure, and simple molecular structure। अच्छा, उसके अंदर वेंडरवॉल होगी, टेम्परेरी इंड्यूस डायपोल डायपोल होगी, उसमें आयनिक होगी। अगला पॉइंट लिख लेंगे आयनिक बॉन्डिंग is strong electrostatic force of attraction then intermolecular forces। जिसमें सिंपल मॉलिक्यूलर है उसमें वेंडरवॉल होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि परमानेंट डायपोल डायपोल भी हो सकती है, तो लिहाजा डाउट पे मैंने छोड़ दिया, खाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिख दिया बेटा। अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से। आपसे कह रहा है बेटा केसी का यूनिट लिखें। तो ऊपर लेट सपोज मोल पर डीएम क्यूब बराबर है एम के, तो ऊपर यूनिट आएगी एम, नीचे आएगी कंसंट्रेशन की यूनिट एम, नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो गए, एम की पावर -2, तो एम का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब, -2 लिखा तो यूनिट आ गया मोल -2 DM6, मोल -2 DM6। अब अगला क्वेश्चन है जी बेटा बोले। सर ये दोबारा समझा दें। मेरा बेटा मैं दोबारा समझाता हूँ। ये देखिए, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ऊपर यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब,
नीचे यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब और इधर यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मोल -2 DM6। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर। ये मैंने आपको दूसरे तरीके से भी करा दी। चलिए आगे बढ़ते। अब ये न्यूमेरिकल है केसी का। तो अब दोबारा देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास 5 DM क्यूब है, ये वॉल्यूम आ गया। उसके बाद कह रहा है ये इनिशियल मोल आ गए, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम के मोल ये हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपने उतारनी होगी इक्वेशन। इंशाल्लाह मेथड लगाएंगे। CH3OH बेटा पहले लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, फिर लिखेंगे अमाउंट रिएक्टेड, फिर लिखेंगे अमाउंट नहीं एट इक्विलिब्रियम। पहले लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, फिर लिखेंगे चेंज और फिर लिखेंगे इक्विलिब्रियम अमाउंट। प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है 0.4 और हाइड्रोजन दिया है 0.8। बस Al2O3 कैटलिस्ट है, 290 पे रखा है, ये 0 है। तो इसका मतलब है ये x होगा, ये 2x होगा और ये x होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 2 है तो 2x, यहाँ 1 है तो x, यहाँ 1 है तो x। इसका इक्विलिब्रियम है 0.280। ये दोनों माइनस होते हैं, ये प्लस होता है। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू आ गई 0.280। 280। तो यहाँ लिख देंगे हल्का सा 0.280। इधर लिख देंगे 2 टाइम्स 0.280। बताइए 0.4 माइनस 0.28 क्या आएगा? 0.12। 0.120। बताइए 0.8 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.56 को 0.24. 0.24 0.240 मोल आ गए। ये आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गए। आपको चाहिए कंसंट्रेशन, तो आप कंसंट्रेशन निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल है 0.120 डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम था? 5 से डिवाइड करेंगे। अब बताएं क्या आंसर आएगा बेटा? 0.024। 5 DM क्यूब है, ठीक है। क्या दोबारा बोलना? 024। 0.024 मोल पर DM क्यूब। चलो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। 0.240 डिवाइडेड बाय 5 0.048। 0.048 मोल पर DM क्यूब। अगला है CH3OH। इसकी अमाउंट है 0.280 डिवाइडेड बाय 5। बोलें 0.056। 0.056 मोल पर DM क्यूब।
चलिए बेटा आप केसी का फॉर्मूला लिखेंगे जो लिखा था ऊपर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.056, कार्बन मोनोऑक्साइड की है 0.024 और हाइड्रोजन की है 0.048 स्क्वायर। बोलो बेटा क्या आ रहा है? तो हम 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बेटा कंसंट्रेशन चाहिए होती है ना हमें, इस ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। मैंने आपसे कहा था जब पढ़ा रहा था कि अगर इनके रिएक्टेंट साइड के मोल और प्रोडक्ट साइड के मोल बराबर नहीं होंगे तो कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। इधर देखें 3 मोल है, इधर 1 मोल, तो डेफिनेटली हमें मोल के बाद कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। अगर मोल बराबर हो तो मोल को ही कंसंट्रेशन समझ लेते हैं, और अगर वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब हो तो मोल को ही कंसंट्रेशन समझ लेते हैं, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन। बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? 1015 बेटा जरा इसको उसमें एक्सपोनेंट में बना के दिखा दो। 1.01 into 10 की पावर 3। 3 यूनिट आप ऊपर निकाल चुके हैं। 1.01 इंटू 10 इज टू पावर 3 मोल -2 DM6। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी on the value of Kc when the overall pressure in the sealed flask is increased। बताइए प्रेशर बढ़ाने से क्या Kc की वैल्यू चेंज होती है? Kc की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से Kc की वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज Kc की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। नो इफेक्ट बिकॉज value of Kc is not affected by pressure। बेटा लिखेंगे affected by only temperature। चाहे Kc हो चाहे Kp हो, ओनली बाय टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है प्रेशर से रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ना? प्रेशर से ये होगा कि पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे, उनका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, तो रेट बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन केसी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम, किसी भी चीज से नहीं बढ़ेगा सिवाय टेम्परेचर से। अच्छा जी अब आपके पास है P4O10 कैटलाइजेस द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ। जी बेटा बोले। सर ये 5 किसकी वैल्यू है? क्या बेटा? ये जो ऊपर क्वेश्चन में आपने 5 लिखा है, ये बेटा किसको 5 रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा 5 तो ये वॉल्यूम है ना, देखो बेटा अच्छा सही है, तो सही है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। सही। समझ रहे हो? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम डीएम क्यूब में था, अदरवाइज मैं इसमें 1000 लगाता। अच्छा जी अब ये ली चैटलर प्रिंसिपल से क्वेश्चन लग रहा है। ये कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। आपको मालूम है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट रूट, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन increases because catalyst provide alternate route with lower energy of activation।
with lower energy of activation. Next, construct an equation for the dehydration. अच्छा जी, अब ये कुछ ऑर्गेनिक का टच आ गया है. ये देखिए CH3OH, इससे बन रहा है CH3OCH3. इससे साफ मालूम चल रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ 2 लगा दिया हमने. डिहाइड्रेशन में पानी भी निकल के आएगा, हमने प्रोडक्ट साइड में वाटर लिख दिया. अब बैलेंसिंग देखेंगे, 2 3 6, 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन है, 3 + 3 6 और 2 8, बैलेंस है बेटा. नेक्स्ट है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ P4O10 विद एन एक्सेस ऑफ वाटर. अब आप देखिएगा P4O10 प्लस H2O, याद रखिएगा H3PO4 बनेगा, H3PO4 बनेगा, H3PO4 बनेगा. लेकिन अगर ये होता P2O3 तो ये बनता, या P4O6 होता, एक ही बात है, तो ये बनता H3PO3. बेटा जब ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं तो रिक की आवाज आती है, रिक रिक, और जब ऑक्सीजन कम होते हैं तो आवाज आती है रस की. तो ऊपर वाला है फॉस्फोरिक एसिड, नीचे वाला है फॉस्फोरस एसिड. जब आपके पास होता है H2SO4 तो ये कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड, रिक रिक. जब आपके पास होता है H2SO3 तो ये कहलाता है रस. क्या आपको ये बात समझ आ गई? जब ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं तो रिक, जब ऑक्सीजन कम होते हैं तो रस. अब आइए इसको बैलेंस करते हैं. इधर 4 फॉस्फोरस है तो इधर 4 लगा देंगे. अब हाइड्रोजन आपके पास 12 आ गए, यहाँ 6 लगा देंगे. यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 4 लगा देंगे. फॉस्फोरस 4 थे तो 4 लगा दिया. अब हाइड्रोजन 12 हो गए तो यहाँ 6 लगा देंगे. बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, ये वाली. असल सवाल तो हमारा हो गया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए. ये ऑर्गेनिक है. आपको जो दिया हुआ है वो प्रोपेनॉल दिया हुआ है, प्रोपेन-2-ओल. बताएंगे जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन जाते हैं, कीटोन बन जाता है, सेकंड डिग्री कीटोन देता है. उसके बाद इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. और ये आपको मिला है कीटोन. बेटा ये आपने किया है आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट किया है, ये येलो पीपीटी होता है. उसके बाद जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो डिहाइड्रेशन हुआ है. डिहाइड्रेशन, कभी भी डिहाइड्रेशन को मैं अकेला नहीं लिखता, एलिमिनेशन. इसका OH गया है और इसका H, ये दोनों चले गए और डबल बॉन्ड आ गया. आपसे कह रहा है स्ट्रक्चर बनाना है K का, तो भाई K का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप. ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 COCH3 भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 भी लिख सकते हैं. डिस्प्लेट कहता तो फिर सारा कुछ खोल के दिखाते हैं.
रिएक्शन 2 में ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा? येलो पीपीटी, आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी। रिएक्शन 3 का नाम क्या है? एलिमिनेशन। अगर आप चाहें तो डिहाइड्रेशन लिख दें। डिहाइड्रेशन अकेले पे नंबर नहीं मिलेंगे, डिहाइड्रेशन पे नंबर नहीं मिलेंगे, एलिमिनेशन पे नंबर मिलेंगे। अब ये अल्कीन है, अल्कीन। आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, पाई बॉन्ड बनाना है। तो मैं आपको ये करा चुका हूं, बर्गर बनाएंगे, बर्गर। आपने बर्गर बना लेना है ऐसे बेटे। ये पाई है, पाई बॉन्ड, पाई क्लाउड, कभी ऊपर कभी नीचे। अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये इसने बहुत ही मुश्किल सी कोई डायग्राम बना दी है और ऐसा लग रहा है कि कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है कुछ। अच्छा जी, अब ये कह रहा है प्रोपेन 2 का सोडियम के साथ रिएक्ट कराइए। जब भी इक्वेशन लिखने को कहेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, CH3, 2 दफा CH3 है, फिर CHOH है। यहीं से देख के लिख सकते हैं, यहीं से देख के लिख सकते हैं बेटा। सिर्फ H लगा देंगे, इसमें सोडियम डालेंगे बेटा। सोडियम हाइड्रोजन बनाता है। आपको हमेशा मैंने बताया, जब भी सोडियम लिखेंगे प्लस माइनस का चार्ज लिखेंगे, आधी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि बेटा ये SN1 मैकेनिज्म हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सेकंड डिग्री है, लेकिन हमें सेकंड डिग्री में देखना होता है कि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 सर, जी बेटा बोले। आपने हाफ H2 क्यों लिखा? बेटा बैलेंस कैसे होगा? देखो इसका एक हाइड्रोजन निकला है ना, ये बॉन्ड जी टूटा है ना, तो एक हाइड्रोजन निकला है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन के लिए हाफ H2 लिखा है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये मैकेनिज्म दिखाना है बेटा, बहुत ही गौर से देखना। ये पोलराइज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसके बाद ये देखो, लोन पेयर से अटैक दिखाना है इस पर। पिछली दफा मैंने मार्किंग स्कीम देखी, वो बच्चों की ट्रांसक्रिप्ट देखी थी। कोई कोई एरो बना रहा है यहां से, कोई एरो बना रहा है यहां से, उसने सबके मार्क्स काटे हैं, उसने सबके मार्क्स काटे हैं। ये सही है बिल्कुल। इसके बाद आपने इसका इंटरमीडिएट बनाना है बेटे, ये ध्यान में रखिएगा। SN1, SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है बेटा। बताइए बेटा, ऐसे ही होता है? बोलो बेटा। जी सर। अच्छा, यहां से आप ये भी शिफ्टिंग दिखाना चाहिए आपको। देखिए मैं पूरा दिखा रहा हूं। इस पर मैंने चार्ज बनाया है प्लस डेल्टा का, इस पर मैंने दिखाया है माइनस डेल्टा का, और यूं भी एरो बनाएंगे आप, ताकि आपको पता चले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यूं इलेक्ट्रॉन गया है। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, ये आपने गलत दिखाया है क्योंकि ये SN1 है। SN1 में तो जगह ही नहीं होती ना अटैक करने की। अब आप यहां से अटैक दिखाएंगे इसका, इधर। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? लोन पेयर से यहां तक दिखाएंगे। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर।
कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। ये स्टेप 1 है, स्लो। ये स्टेप 2 है, फास्ट। आपने बी आर देखें, कहीं पर बी आर दिखाया है कि बी आर निकल गई है? तो यहां पर एहतियातन बी आर दिखा दें कि ये लीविंग ग्रुप है। चलिए जी, अगला है, suggest how the rate of the SN1 reaction would change if at all if 2-chloropropane were used instead of 2-chloropropane। बताइए, ये देखिए, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, बताइए किसका बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है? कौन लेस ब्रोमीन की, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का रेट फास्ट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोले, क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर ये पूछा 2 क्लोरो यूज कर देंगे, 2 क्लोरो, तो अच्छा, वो Br की जगह Cl होगा तो फिर तो अब रेट स्लो हो जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? रेट स्लो हो जाएगा। जी सर। रेट ऑफ रिएक्शन were decreased। रेट ऑफ रिएक्शन सर इंक्रीज नहीं होगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना? बेटा, क्लोरीन को बॉन्ड तोड़ने में देर लगेगी ना, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ना, तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप मुझे सवाल पढ़िए, मुझे सवाल पढ़ के बताइए क्या लिखा है। अगर क्लोरोप्रोपेन यूज हुआ था ब्रोमोप्रोपेन की जगह, तो फिर रेट बढ़ जाएगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा देर लगेगी टूटने में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटने में। अच्छा, टाइम बढ़ने से रेट बढ़ जाता है? अगर एक काम आप 50 घंटे में करेंगे और पहले 2 घंटे में हो रहा था तो रेट बढ़ जाएगा। ये टाइम बढ़ने से तो रेट कम हो जाता है ना, क्या कह रहे हैं आप? अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड देर से टूट रहा है तो रेट स्लो हो रहा है ना, क्या कहते सही हैं? सही। बोले, जी जी सर। है ना? जी जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, क्यों? बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is stronger than carbon bromine। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन, ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड एंड more electronegativity, due to more electronegativity and less bond length। तो डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। उसने कार्बन क्लोरीन का पूछा है, कार्बन ब्रोमीन का नहीं पूछा। ब्रोमीन तो दिया हुआ है, ब्रोमीन तो तेजी के साथ टूटेगा जब आप रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन का। जी सर, वो मैंने उल्टा कर दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन मैं समझा कि ज्यादा देर लगेगी, डिक्रीज हो जाएगा। शाबाश, लेकिन बेटा जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही है तो आगे बढ़ने ना दो मुझे, ठीक है? हाँ, मैं पेपर सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, डिस्कशन चल रही है ये। अगला है, एंड इज ऑल्सो एडेड टू पेट्रोल टू मेक इट बर्न मोर स्मूथली। कंसिडर एन इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ C6H14O।
बताइए कंप्लीट कंबशन कह रहा है, कितने कार्बन है बेटा बोलो? 6. 6. 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बताओ कितने हाइड्रोजन है? 14 तो 7 बनेंगे. तो उसका हाफ करके इसका पानी बना लिया आपने, 7 पानी बना लिया। अब बताइए राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 19. 19 में से एक निकालें ये वाला, तो कितना बचा? 18. 18 का हाफ करेंगे तो 9। ये भी हो गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको दो कंपाउंड दिए हैं पी और क्यू। पहले आपसे कह रहा है डिफाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट्स ऑफ. जी बेटा, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है पी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है सिस ट्रांस। बताइए ये दोनों ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ना, ये भी ऊपर ऊपर। ये देखें मैं कैसे बना रहा हूं, ये देखें डबल बॉन्ड बनाया मैंने, ये मैंने डबल बॉन्ड बनाया, एक ऊपर कर दूंगा एक नीचे। ये देखें ये वाला ऐसे लिखा रहने दिया, ये वाला ऐसे लिखा रहने दिया बेटा। और जो ये वाला है ना, ये वाला इसको मैंने नीचे ले गया। बोलो बेटा बात समझ आ गई है? जी सर। ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। अब आपसे कह रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दें भाई। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? क्यों बना? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर ये तो पूछ रहा है कि आइडेंटिकल क्यों नहीं है, वो एक्सप्लेन करो. Draw the structural isomer of P. Explain why the two isomers are not identical. उसका भी यही आंसर है। बताएं क्या उसका ये आंसर नहीं है? क्योंकि घूम गया ना बेटा। बात समझ आ रही है बेटा? सर इसमें उसका नहीं लिखेंगे कि फ्लिप हो गए या अरेंजमेंट चेंज हो यही गई? तो लिखा है, यही तो लिखा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गई ना। ठीक है सर। क्योंकि जगह थी इसलिए लिख दिया, वरना वही काफी था। अब वो पूरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लिखेंगे कि यार बोथ साइड ऑन द सेम साइड, वो तो हमने सिस ट्रांस को एक्सप्लेन कर दिया। जी सर। एक साइड घूमी दूसरी साइड नहीं घूमी, ये लिखना है बस। सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब हो? यानी देखें, आप गौर से देखें, जब मैंने बना रहा था आपसे कहा था ये रिमेन सेम, इसको रोटेट किया है, इसको फिक्स रखा है, इसको रोटेशन कर दिए। ऊपर की जगह नीचे ले गए। अब ये कह रहा है पी और क्यू ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों में डबल बॉन्ड है। बताओ अल्कीन के रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन।
अल्कीन के रिएक्शन को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जी सर। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट है Q is oxidized by hot concentrated KMnO4 forming two different organic product। अल्कीन में हॉट KMnO4 डाल देती है, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, यहां से ये टूटेगा। तो मैंने आपको बताया था यहां तो हम ऑक्सीजन लिख देंगे, तो बेटा ये तो बनेगा CH3 2C डबल बॉन्ड O, एक तो ये बन गया, ऐसे ही है ना बेटा, डबल बॉन्ड O लग गया। और दूसरा बन जाएगा, डिस्टिलेशन नहीं लिखी है, CH3 COOH। बताओ राइट साइड पे कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन लगी हैं, 3 यहां लगा, ये बैलेंस हो गई। आप सबको मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है ऑर्गेनिक रिएक्शन का पूरा। आप सोते रहेंगे, आपके मॉक, फिर मॉक करीब आएंगे, फिर जल्दी से एग्जाम करीब आएंगे। इंतजार कोई भी आपका कहीं पे भी नहीं करेगा कि आप जागेंगे। इसका अगला पार्ट है बेटा, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। समझ नहीं आई होगा। बेटे देखिए उसने कहा है कि आपने ऑक्सीजन लगना है ऑक्सीडेशन की जगह ना। तो यहाँ आप देखें, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाया, 2 ऑक्सीजन यहाँ लगाए, तो टोटल 3 ऑक्सीजन लगाए, वो यहाँ लगा दिया। आपको पता है ना हॉट KMnO4 डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक किया, इधर O लगा दिया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड CH है तो वो Cu में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेटे बात समझ आई है? जी सर। चलिए जी, अब ये आ गया आपके पास रिएक्शन। देखिए आपको मालूम है ना, मैंने आपको कराया था 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मार्कोव-विनिकोव्स रूल। अब ये कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई आइसोमर S, ये मेजर है, ये माइनर है। तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये ये देखें, ये देखें, मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ये देखें, ये तोड़ा, ये इसको मैंने बैलेंस करने के लिए इधर देखें एक हाइड्रोजन है और उधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो एक ऑप्शन ये है कि ये पॉजिटिव होगा और दूसरा ऑप्शन ये होगा बेटा, ये देखो एक ये है और एक ये इसका बना है। तो पहले हाइड्रोजन जो लगाया है ना मैंने, हाइड्रोजन जो लगाना है मैंने पहला वाले स्टेप में HBr का, वो यहाँ लगाए पहले स्टेप में H। इसमें आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? इसमें H लगाए, दूसरे स्टेप में इधर H लगाए। अब Br यहाँ अटैक करेगा, बेटा बात समझ आ रही है? तो बेटा ये आपको दिख रहा है 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन, नहीं ये आपको दिख रहा है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन और ये दिख रहा है 2nd डिग्री। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो नहीं सर, समझ नहीं आया। बेटा आप मुझे एक बात बताइए, ये मैं सब मिटा रहा हूँ, ये देखिए सब मिटा दिया, ठीक है, सब मिटा दिया। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ ये टूट रहा है ऐसे पहले स्टेप में, यहाँ ऐसे टूट रहा है। देखिए पहले में ब्रोमीन अटैच हो रहा है तो इसका मतलब है डेफिनेटली प्लस यहाँ आया, H यहाँ आया। इसमें यहाँ ब्रोमीन अटैच हो रहा है तो इसका मतलब इस पे प्लस आ रहा है, इसमें H आ रहा है।
बेटा HBr ऐड करना है ना, पहले स्टेप में H लगता है, दूसरे स्टेप में Br लगता है। अब आप मुझे बताइए ये जो R है, R ये जो कार्बोकेटाइन है ये सेकंड डिग्री है ना बेटा कार्बोकेटाइन, और ये वाला कार्बोकेटाइन थर्ड डिग्री है। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, थर्ड डिग्री या सेकंड डिग्री? थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये मेजर दे रहा है, वो माइनर दे रहा है। सर ये वो नहीं है जो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं इसके लिए मेजर बनता है, वही वो जो चीज आपने है, समझाया। वही चीज है, लेकिन आपके पास जगह कम है ना, तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की। तो लिखेंगे एस इज फॉर्म बाय या वाया थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन and R via second degree carbocation. Third degree carbocation is more stable. Third degree carbocation is more stable. मैंने अभी कुछ दिन पहले कराया है आपको. Is more stable than second degree. क्यों? Due to electron donating inductive effect. याद नहीं है मैंने लिखाया था मोर अल्काइल ग्रुप, याद आ रहा है बेटा? जी सर। अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जी, मोर अल्काइल ग्रुप। बताइए डोनेशन पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है? पॉजिटिव चीज है। तो प्लस आई इफेक्ट कहते हैं सर। अब देखें ये मास स्पेक्ट्रम आ गया, आर कह रहा है, आर का मास स्पेक्ट्रम, ये देखें ये रहा आर। बेटा इसका जरा मॉलिक्यूलर मास निकालना। ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH है। ब्रोमीन 79 करो, फिर ब्रोमीन 81 कर दो। सर 79 वाले में 150 है। 150 है, तो इसका मतलब है यही लिखेंगे, गौर से देखना, यही लिखेंगे यहाँ लिख देंगे 79 और प्लस का चार्ज बना देंगे। बताओ इसका 152 आ रहा है, जी सर। तो इसका मतलब है यही लिख देंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने हर साल इसी तरह से ईयरली कराए। अगर आप मेरे साथ डेली ईयर कर लेंगे, चीजें याद करते जाएंगे हर ईयर की, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बस ये आखिरी पेज है बेटे, नमाज के लिए जाना है। अच्छा देखें साइनाइड ऐड हो रहा है, हेलोजन अल्केन में साइनाइड ऐड हो रहा है, तो सोडियम साइनाइड डालेंगे इधर। सर एक सेकंड ऊपर कर देंगे। ठीक है बेटे, मैं से ये खत्म होने के बाद PDF शेयर कर दूंगा आपको। चलो बेटा आगे बढ़े। आपने इसमें KCN डालना है, NaCN डालना है, KCN डालना है, और इथेनॉल के अंदर, और हीट अंडर रिफ्लक्स करना है, हीट अंडर रिफ्लक्स। फिर आपने इसके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, तो साइनाइड कू में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको कराया, मैंने आपको तावीज देना शुरू कर दिए, 2 तावीज आपके पास हैं शॉर्टकट वाले, उसको देख देख के याद कर लें, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना शुरू करें। एक अल्केन दे दिया मैंने, ग्रुप में लगा हुआ है तावीज के नाम से एक अल्कीन,
आज मैं आपको अल्कोहल और हेलोजन अल्केन भी दे दूंगा। आपसे पूछ रहा है इसके रिएजेंट बताओ बेटा। तो ये आ गया इथेनॉल, ये आ गया हीट अंडर रिफ्लक्स। इसके बाद कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2। बेटा देखना, गौर से देखना कैसे आपने यहाँ प्रोडक्ट लिखा है CH3, ये देखें C2H5 2CH कू बन गया। आपने क्या डाला इसके अंदर? HCl और पानी। याद रख लेना, ये जो साइनाइड है ना, ये अमोनियम क्लोराइड बन के निकल जाता है। याद कर लेना अभी, ये साइनाइड अमोनियम क्लोराइड बन के निकल जाता है। साइनाइड अमोनियम क्लोराइड बन के निकल जाता है। अब तुम देखो, तुमने 2 ऑक्सीजन लगाए, साइनाइड को हटा के कू लगाया है, तो डेफिनेटली 2 पानी ऑक्सीजन देंगे। इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। जब भी साइनाइड में पानी डालोगे, 2 पानी डालेंगे, एक साइनाइड 2 पानी लेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अगला है वी रिएक्ट्स विद प्रोपेन टू ओल in the presence of catalytic amount of H2SO4 to form organic compound W. Complete table 4.1 to give detail of this reaction. Type of reaction. अच्छा जी, प्रोपेनॉल में यानी एलिमिनेशन लग रहा है। अगर आपने नहीं वो है, क्या नाम है, कंडेंसेशन है। प्रोपेनॉल के अंदर आपने W को डाला, W एसिड है, तो भाई ये रिएक्शन का नाम होगा कंडेंसेशन, बनेगा एस्टर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए आपने रिएक्ट करना पड़ेगा इसको। देखिए बेटा मैं कैसे जल्दी करता हूं, ये देखें, ये रहा प्रोपेनॉल, ये है प्रोपेनॉल। अब आपने करना क्या है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। पानी जो है ना, अलग पानी नहीं लिखना बस। तो बेटा बताना, टोटल काउंट करेंगे कितने कार्बन है। 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 में से 2 निकाल दिए पानी के, तो 18 बच गए। 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन पानी को दी, 2 ऑक्सीजन यहां दे दी। C9H18O2। बेटा ये हो गया पूरा का पूरा। चलो मेरा बेटा, इसके मैं PDF भी शेयर करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है सर। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।